तब तक आपका ही चलता रहा, इकॉनमी आपकी ठीक ठाक परफॉर्म की। उसके बाद ये आपकी कैपेसिटी फिजिकल डेफिसिट आप कब तक चलाएंगे, पहली बात ये है। तो वो जब कोलैप्स होती है तो आपका जो है इंडियन इकॉनमी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो 60 से लेके 70 के दशक के आखिरी तक इंडियन इकॉनमी एक सेक्युलर स्टैग्नेशन में थी, जिसको ये बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लेकिन वो जो है सेक्युलर स्टैग्नेशन था, उसमें हिंदू का कोई लेना देना नहीं था। तो सेक्युलर स्टैग्नेशन आपका 20 साल का होता है क्योंकि स्टेट की कैपेसिटी खत्म हो गई कि हम घाटा रन कर सकें। 80s के बाद आप देखते हैं फिर से रिवाइव होता है। कई चीज़ होते हैं, आपके पॉलिटिक्स चेंज होती है। जो नेहरू का शासनकाल था वो बाबू साहब लोगों का शासनकाल था। 70 के दशक में आपकी जो गांव की लीडरशिप है या छोटी जगह से जो लीडरशिप आ रही है उसका उभार होता है। तो आपकी किसान की राजनीति का उभार होता है। तो 80s के समय से आपका फिर से एक सरकार की पॉलिसी चेंज होती है कि अब आप जो है फिर से फिजिकल डेफिसिट चला रहे हैं। अब आप स्टील इंडस्ट्री नहीं बना रहे हैं, आप गाँव में पैसा दे रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, इस तरह का ही चीज़ होता है। उसका ये भी था कि उस समय आप जो है इंटरनेशनल मार्केट से बोरो भी कर रहे थे, तो आप बोरो करके घाटा चला रहे थे एट एन एग्रीगेट लेवल। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार बोरो करके घाटा चला रही है। एज अ कंट्री आप बाहर से पैसे उठा रहे हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे पैसे उठा रहा है और आप भारत में स्पेंड कर रहे हैं। तो 80s में भारत की इकॉनमी की ग्रोथ रेट रिवाइव कर जाती है। आप देखिए, आप ट्रेंड में देख लीजिए, 50s के बाद डिप करती है, 80s में रिवाइव करती है। मेन कारण था थोड़ा आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर बढ़ता है सरकार का। तो होता क्या है फिजिकल एक्सपेंडिचर की आप अपने रेवेन्यू से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, मतलब सरकार की जो इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है क्योंकि मैक्रो लेवल पे माइक्रो चीज़ काम नहीं करती है। सरकार हमेशा बोरो कर सकती है मनी, सरकार नए नोट प्रिंट कर सकती है, उसको आप स्पेंड कर सकते हैं इस उम्मीद में कि इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो करेगी, उसके कारण आपको फ्यूचर में टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा और आपके पास वापस आ जाएगा। देखिए, फिजिकल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल जो डेप्ट होता है, कर्जा। आप ये लोग भूलते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य की बात होती है, लोग भूलते हैं उसके पहले दुनिया में सबसे बड़ी पावर डच थे। जो आपका ये नीदरलैंड है, कितना छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। दे वर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड फॉर अराउंड 50 ईयर्स। और ब्रिटिश जो थे उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटेन सोचे थे कि हम इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतना ज़्यादा हमारे पास टैक्स बेस है, लेकिन जो डच वाले हमसे बड़ी नेवी खड़े कर देते हैं, ये हमसे ज़्यादा रिसोर्स को मोबिलाइज कैसे कर देते हैं। तो डच ने क्या किया था कि डच ने फिजिकल नेशनल डेप्ट का इन्वेंशन किया था कि सरकार आज कर्जा लेके खर्च करे और बाद में उसको चुकाती रहे, क्योंकि आपके पास टैक्स जनता से आता रहेगा तो आप उसका ब्याज चुकाते रहेंगे। जब अंग्रेजों की बात समझ में आई तो अंग्रेज का जो एम्पायर था वो डच एम्पायर का बस एक बड़ा रूप था। उन्होंने उनके सिस्टम को कॉपी कर लिया कि अच्छा हम भी ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद से आप देखते हैं ब्रिटिश नेवी जो है वो भी जो है एक्सपैंड करने लगी। तो फिजिकल डेफिसिट इज़ नॉट अ बैड थिंग। जो जनता को लगता है ना कि घाटा बहुत हो गया, आज की तारीख में भी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो पॉइंट होता है कि अरे लोगों को तनख्वाह मत दो, खर्चा मत करो, फिजिकल डेफिसिट 3% हो गया, 4% हो गया। पॉइंट इज सो वॉट, एज लॉन्ग एज आपका सरकार का खर्चा प्रोडक्टिव चीज़ों में जा रहा है तो फ्यूचर इकॉनमी ग्रोथ होगी तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद 80s में क्योंकि हमारा इररिस्पॉन्सिबल खर्चा था, हम फिजिकल डेफिसिट तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन वो खर्चा कहाँ पे हो रहा था, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में नहीं जा रहा था, वो सब्सिडीज़ देने में जा रहा था, वो ऐसे किसानों को फ्री बिजली पानी देने में जा रहा था। तो उससे आपकी इकॉनमिक ग्रोथ पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। तो वो हमको दिक्कत हुई। इस बार हम देखा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, फिर हमने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म के बाद हमने एक चीज़ तो अच्छी की, जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया, एफिशिएंसी बढ़ी। लेकिन एक चीज़ हम गलत कर गए जो आज तक हम करते आ रहे हैं कि हमने घाटा कम करने के नाम पे जो स्टेट का जो एपरेटस होता है उसकी फंडिंग कम करना शुरू कर दी। जैसे कि आपका सरकारी नौकरियों में कटौती होना शुरू हो गई। ये आर्गुमेंट हो गया, अरे सरकारी नौकरी में सब भ्रष्ट होते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्या फ़ायदा इनको बैठाने का, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दो। भारत में सरकार का साइज़ बहुत बड़ा है, ये बहुत हमेशा बोल जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, आप देखिए देश की, भारत में जो 1 लाख पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप उसमें रेलवे को निकाल दीजिए और पोस्टल सर्विस को निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है आपका, तो भारत में 1 लाख पे केवल 139 सरकारी कर्मचारी भारत में हैं। अमेरिका जो फ्री मार्केट इकॉनमी है, जो असली में मिनिमम स्टेट है, मिनिमम गवर्नमेंट है, वहाँ पे 1 लाख व्यक्ति पे 6 से ज़्यादा सरकारी अधिकारी हैं। सिंगापुर आपका 50 लाख का देश है, सिंगापुर में जो डिप्लोमैट की संख्या भारत के कुल डिप्लोमैट से ज़्यादा है।
तो भारत में ये एक झूठ जो एक फॉल्स नैरेटिव आ गया कि भारत में सरकार का साइज बहुत बड़ा है इसलिए और कम करो, उसके कारण भारत में दिक्कत आप काफ़ी देखते हैं। क्योंकि आपके पास ना पुलिस में कोई काम करने वाला है, पर कैपिटा पुलिस रेशियो बहुत कम है, आपकी 38% जुडिशरी में जो है वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, आपकी केंद्र सरकार में 2014 में 7.5 लाख पोस्ट खाली थी, आपके स्कूलों में पूरे देश में 10 लाख ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। सो भारत का जो रिफॉर्म के कारण जो ये आया कि खर्चा कम करो, लोगों को तनख्वाह देना बंद करो, प्राइवेटाइज कर दो, कॉन्ट्रैक्चुअलाइज कर दो, उसके कारण इंडियन इकॉनमी में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उसी पे जाती है एग्रीगेट डिमांड की बात पे जाती है, क्योंकि भारत आज भी गरीब देश है। किसी को अगर ये मिथ है कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति बनने वाला है तो नहीं बनने वाला है, अगले 20-25 एक से 100 साल तक नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, और जो मिडिल क्लास की साइज़ बताई जाती है भारत में वो कायदे से उसकी आधी भी नहीं है। क्योंकि भारत में आप किसी से ही पूछने से बोलते हैं हम तो मिडिल क्लास हैं, मतलब किसी का मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कैब में ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर से भी पूछिए तो बोलता है मैं मिडिल क्लास हूँ। अगर भारत में सब लोग मिडिल क्लास हैं तो लोअर क्लास कौन है या लोअर मिडिल क्लास कौन है? लेकिन असली डेटा के हिसाब से आप देखेंगे कि मिडिल क्लास होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो आपके पास कार होनी चाहिए, मान लीजिए फ्रिज होना चाहिए, जो आपके एक अगर डेफिनेशन बनाइए आप। सो मिडिल क्लास का जो साइज़ भारत में बताया जाता है वो उसका आधा भी नहीं निकल के आता है, वो बोलने को सब आइडेंटिफाई करते हैं। सो भारत में परचेजिंग पावर हमेशा कम रही है, आज भी कम है। और भारत में परचेजिंग पावर अधिकतर आई कहाँ से थी? भारत में परचेजिंग पावर आती थी सरकारी जो खर्चे से आती थी, फिजिकल डेफिसिट से। उसमें मेनली आती थी जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो एग्रीगेट डिमांड में बहुत कंट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी खर्च करते हैं, उनकी 20-30 साल की नौकरी पक्की होती है, तो वो आज से कर्जा लेके, EMI लेके, लोन लेके सब चीज़ों को खर्च करते रहते हैं। अब वो एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई है। दूसरी आती थी बिजनेस से आती थी, जो आपका क्रेडिट लेके आता था, जो क्रेडिट का फ्लो होता था तो बिजनेस लोन लेते थे, खर्च करते थे। तो आज की तारीख में दोनों ही बहुत कम हो गया है। बिजनेस की हालत ख़राब है, उसके कई स्ट्रक्चरल कारण हैं आपके। इस समय की बात करें तो जो पैंडमिक के बाद से जो डिस्ट्रप्शन है उसके कारण। दूसरा कि आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में परचेजिंग पावर थी वो भी खत्म हो गई है, या बहुत कम हो गई है, या इनफ नहीं है कि आप पे सस्टेन कर सके। उसके अलावा परचेजिंग पावर भारत में आएगी कहाँ से? मतलब कौन है जो डिमांड करेगा? हम लोग लगता है अरे इतने लोग तो खरीद रहे हैं, इतनी कार बिक रही है, इतना ट्रैक्टर बिक रहा है। 1.5 अरब की आबादी का देश है, बल्कि 1.4 बिलियन तो हो ही चुका है, तो 10 करोड़ लोग तो खरीद ही लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बाकियों का क्या? तो उसके कारण मास ग्रोथ जो होती है, जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, वो भारत में लिमिटेड है, क्योंकि आपके लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। सप्लाई साइड में देखिए तो उसका तो एक अलग ही रहा है, क्योंकि सोशलिज्म के नाम पे आपने जो है ये जो 5 ईयर प्लान्स लिया है भारत में, तो आपने कहा नहीं सरकार रेगुलेट करेगी, सरकार कंट्रोल करेगी। तो क्या कहा गया कि आप जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ को करेंगे। आपने कहा ना कि बिजली हम बनाएंगे, और जो है पहले तो घड़ी भी बनाती थी सरकार, आपको याद होगा, बैंक चलाएंगे। कहा जाता था कि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं तो सरकार के पास होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, जूता भी तो एसेंशियल सर्विस है, ठीक है? अगर आप जूता की बात करें, सरकार के नहीं, जूता हम बनाएंगे, उसके लिए हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे, और उसमें एक कमेटी बैठेगी, उसमें हम अपने, मैं भी JNU से हूँ तो किसी JNU के इकोनॉमिस्ट को बैठाएंगे वहाँ पे, और वो डिसाइड करेगी कि कितने जूते हर साल में बनने हैं। अब आप सोचिए उसके सरकारी विभाग बनेगा, वो सरकारी विभाग जाएगा गाँव में जाएगा, क्या करेगा? सबका साइज लेगा, सबके डेटा कलेक्शन करेगा। तो आपको लगता है कभी संभव हो सकता है? सरकार अगर जूते बनाने लगे तो आपको लगता है कभी संभव होगा कि किस जगह पे कैसे जूते चाहिए, किसको कैसी पसंद है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों का प्रेफरेंसेस क्या है? कहते हैं जूता भी तो एसेंशियल कमोडिटीज़ है। तो ये आर्ग्यूमेंट कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है सरकार के पास होनी चाहिए, ये अपने आप में गलत आर्ग्यूमेंट है। सरकार के पास रेगुलेशन की पावर होनी चाहिए, प्रोडक्शन की नहीं। लेकिन हमने जो है सरकार को हर जगह दखलंदाजी करवाना शुरू किया कि हम कंट्रोल करेंगे। उसके कारण भारत में कभी भी सप्लाई चेन्स कभी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी आया नहीं। आपकी पॉलिसी के कारण रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। जो आजकल बात होती है अंबानी की और बाकी लोगों की, मतलब अडानी अंबानी की सरकार है, ये नारे पहले भी लगते थे कि टाटा बिरला की सरकार है। उसका कारण क्या था कि आप देखिए, जब आप सरकार ने सब कंट्रोल कर लिया कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा, हम डिसाइड करेंगे कितना प्रोड्यूस होगा, हम डिसाइड करेंगे कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी से कितने कपड़े बनेंगे, जैसे रिलायंस का जो बिज़नेस था।
अब जब वो होगा तो सरकारी अधिकारियों के और नेताओं के पास पावर जाएगी तो करप्शन तो पैदा हो गई। बिजनेसमैन आपके पास जाएगा ही जाएगा, कहेगा कि आप इतना पैसा ले लो, अपनी आंखें बंद कर लो हम जो कर रहे हैं, क्योंकि आप जो नियम बनाए वो तो इरैशनल है, वो तो इलॉजिकल है, अनइकोनॉमिकल है। तो ये भारत में जो सिस्टम आया कि एक लाइसेंस राज के कारण एक क्रोनिक कैपिटलिज्म जो आया वो 70 में 80 में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, और उसी का नतीजा रहा कि जब भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था तो सबसे ज़्यादा विरोध इकोनॉमिक रिफॉर्म का भारत के बिजनेस क्लास इंडस्ट्री ने किया। समाजवादियों से भी ज़्यादा, या कांग्रेस के अंदर जो विधायक थे उनसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा विरोध इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बिजनेसमैन ने किया था भारत में, क्योंकि उनको आदत हो गई थी। आपके पास लाइसेंस है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख टन स्टील बनाने का लाइसेंस है, तो एक स्टील बनाने वाला जाएगा, वो 1 लाख टन का लाइसेंस खरीद लेगा, वो बनाएगा केवल 20,000 टन का, लेकिन वो एक्स्ट्रा खरीद के रखा रहेगा ताकि कोई और एंटर ना कर पाए। लाइसेंस तो हमारे पास है, आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो? तो वो कंपटीशन को वो किल करते गए। तो जो आपका जो समाजवादी नीति थी वो पूरे का पूरी पूंजीवादियों के पक्ष में रहती थी, उन्हीं को सारा बेनिफिट होता था। इसी कारण जो जितने भी पूंजीवादी हो गए, जिनको आज बहुत बोला जाता है ना कि अडानी हो गए, अंबानी हो गए, सबका ग्रोथ तो 70-80 के दशक में हुआ है, मोदी सरकार में थोड़ी हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि सरकार इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, खासतौर पे मोदी सरकार। वो चाह रही है कि ये चीज़ खत्म हो के थोड़ा मार्केट बेस्ड जो है गेम हो, थोड़ा रूल बेस्ड गेम हो। तो आप सरकार का इतने भी रिफॉर्म्स हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए, या माइनिंग को ओपन करना हो गया, जिसको बोलते हैं ना सब सरकार सब बेच दे रही है। सरकार बेच नहीं रही है, सरकार प्रॉपर मार्केट के रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम नहीं चलाएंगे एयरपोर्ट। सरकार का काम एयरपोर्ट चलाना नहीं है, सरकार का काम है इसको ये इंश्योर करना कि जो उसको चला रहा है वो उसको सही से चलाए। ऐसा नहीं हो कि वो जनता को लूटने लगे, ऐसा नहीं हो कि वो जो है उसको बेच के कहीं चला जाए। तो सरकार ये करना चाह रही है कि अब देखिए इसमें समस्या ये भी आती है, भारत में सरकार हवाई जहाज़ भी उड़ाती है और सरकार रेगुलेट भी करती है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रेगुलेटर भी हम हैं और उस बिजनेस से पार्टिसिपेंट भी हम हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर सरकार एयर इंडिया को बेच के निकल जाए, वैसे भी इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होते रहते हैं, और सिर्फ रेगुलेट करे? तो ये जो क्योंकि सरकार के उनसे क्या होता है कि डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है। आप एयर इंडिया को ज़बरदस्ती आप जो है सब्सिडाइज करते हो, उसके कारण मार्केट ख़राब होता है, मार्केट में प्राइसेस डिस्टॉर्ट होती हैं। एयर इंडिया आज तक तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ नहीं पाई। कौन किया? इंडिगो ने किया। अभी इंडिगो ने अरुणाचल को और बाकी नॉर्थ ईस्ट की जगह पर फ्लाइट शुरू की। भारत में जब तक प्राइवेट एयरलाइंस नहीं आई थी, किसी ने हवाई यात्रा की थी भारत में? भाई मेरे माँ बाप ने तो नहीं की थी उसके पहले, जबकि कहने को ठीक ठाक परिवार से आ रहे हैं फिर भी नहीं कर पाते थे। तो ये जो सरकार का जितना भी आप पॉलिसीज़ देखेंगे, ये चाहते हैं कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म खत्म हो और एक रूल बेस्ड प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बेस्ड मार्केट गेम शुरू हो, जिसमें चाहे वो अंबानी हो चाहे छोटा आदमी हो, दोनों एक ही गेम से खेलें। ऐसा नहीं हो कि बड़ा बिजनेसमैन है वो जाके अधिकारी को पैसा देकर नियम चेंज करा ले रातों रात। ऐसा बहुत होता था 70-80 के दशक में कि आपका कॉम्पिटिटर कुछ काम कर रहा है, आपने देखा अच्छा ये मार्केट में एंटर कर रहा है तो हम जाएंगे दिल्ली, वहाँ पे लॉबिंग करके नियम ही चेंज करा देंगे। रातों रात नियम चेंज, उसका बिजनेस खत्म हो गया और हम जो है एक छत्र राज स्थापित कर लिए। लेकिन ये विडंबना है कि इसको कहा जाता है, इस सटन को कहा जा रहा है कि ये पूंजीवादियों की सरकार चल रही है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें भी देखना पड़ेगा कि जैसे आप देखते हैं अखबारों की बात करते हैं, कभी कभी अखबार सरकार के खिलाफ बहुत बोलने लगते हैं, देखा होगा आपने। और कुछ अखबार होते हैं जो बहुत ज़्यादा समाजवादी पोजीशन भी ले लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे तो कॉर्पोरेट कंट्रोल अखबार हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है। सरकार की कुछ नीति है, वो कॉर्पोरेट हाउसेस उसको कुछ बदलवाना चाहते हैं। अच्छा नहीं बदल दो, हम रोज़ अखबार में छापेंगे तुम्हारे खिलाफ कि सरकार ये गलत कर रही है, सरकार ये गलत कर रही है, आपके राज्य में ये हो रहा है। तो वो सब भी गेम होता है। लेकिन ठीक है, वो तो सरकार की पॉलिटिकल विल पावर पे और कितना उसका कमिटमेंट है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सब पुश एंड पुल तो चलता रहता है। लेकिन इकॉनमी चलाना सिर्फ टेक्निकल मुद्दा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे भी आते हैं, गिव एंड टेक भी आता है। यू जस्ट कांट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो देखिए, जब इकोनॉमिक पॉलिसी की जो बात, ये जो आरोप आपने लगाया कि ये तो पुरानी स्कीम को ही लागू कर रहे हैं, अब देखिए क्या आधार जो पुरानी स्कीम थी, जो क्या उसको हम बंद कर दें इसलिए कि वो पुरानी स्कीम थी? टॉयलेट्स बनाने की जो स्कीम है, घर बनाने की जो स्कीम है, जीएसटी लाने की जो बात थी, वो सब कांग्रेस ने शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए क्या हम इसको सिर्फ इसीलिए ना करें क्योंकि वो पुरानी स्कीम है, कि हम इसको इसलिए डिसाइड करें कि वो ज़रूरत है कि नहीं है इसकी? तो सरकार ने पुरानी स्कीम्स को आगे बढ़ाया है,
जो स्कीम्स आवश्यक थी उनको आगे बढ़ाया है। डिफरेंस ये है कि वो एफिशिएंट वे में कर रहे हैं। जैसे जीएसटी हो गया, आप लागू नहीं कर पा रहे